Hello students, welcome to this new video. Now I am going to discuss the remaining question of your exercise previous year board examination questions. I have discussed till question number 31. So now 30. So now I will start from question number 31. First question is what is damped vibration. So मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है एंड उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, एम्पलीट्यूड इज़ नॉट डिक्रीजिंग, सो दीज आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस. सो फ्री वाइब्रेशंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा फिक्स रहता है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज वाइब्रेशन डज नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट. क्यों? जस्ट बिकॉज कोई भी हमारा सपोज कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करी, लाइक एक स्विंग है हमारा, इस तरह वो वाइब्रेट कर रहा है, तो स्विंग के चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर में एयर होगा. सो वो स्विंग पे एक फोर्स लगाएगा, वो रेजिस्टिव फोर्स, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा. फाइनली एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो. सो फ्री वाइब्रेशन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. It can only exist in space but not in the atmosphere that we have. So okay, so definition अगर जो आप free vibrations की देखेंगे, so definition simple सी हमारी क्या रहेगी, the vibrations of an object whose amplitude does not decreases with time are called free vibrations. Now next is damped vibrations. So damped vibrations में हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ज़ीरो. सो ये देख सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और से एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ज़ीरो. सो दीज आर नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 31, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो अभी जो मैंने बोला था स्विंग, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विंग. जब इनिशियली आप उसको डिस्प्लेस करेंगे, सपोज यहाँ ले जाके आपने छोड़ दिया उसे, सो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, बट हर बार उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा एंड फाइनली क्या हो जाएगा, ज़ीरो. नाउ नेम द फिनोमिना दैट कॉजेज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट प्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल. तो जब भी लाउड साउंड का केस होगा, सो वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, विच मीन्स जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल में प्रेस करते हैं, तो टेबल की फ्रीक्वेंसी और जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल हो जाती है, जिससे जो हमारे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इसका रीज़न हमारा क्या होगा यहाँ पे, रेजोनेंस, बिकॉज जब हम उसको प्रेस करते हैं तो टेबल का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ट्यूनिंग फॉर्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करता है, जिससे रेजोनेंस होता है एंड फाइनली वी गेट अ लाउड साउंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. Okay, a wire of length 80 centimeter has a frequency of 250 hertz. Calculate the length of the similar wire under similar tension, uh, which have a frequency of 1024 hertz. So I'm skipping this question right now. I will tell you because I'm not you do not remember this formula. This formula is given in the 12th book, so I will just concern the 12th book, then I will tell you the solution. So now moving to question number second part of 32. A certain sound has a frequency of this and a wavelength of 1.3. Calculate the speed. So v is equals to हमारा क्या होता है, f into lambda. F is given as 256 and जो इसका हमारा lambda है वो 1.3 है. so यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, speed of sound निकल आएगा. What difference would be felt by a listener between the sound and another sound at the same speed but wavelength. Okay, तो स्पीड हमारी सेम है बट वेवलेंथ हमारा 2.6 है. सो स्पीड हमारा इसके इक्वल ही आएगा. सो ये हमारा ये साउंड का स्पीड, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके. नाउ अब इसी चीज़ को हम दूसरी जगह यूज़ करेंगे. वेलोसिटी हमारी जो दूसरी साउंड की वो क्या है, v है, और जो f रहेगा वो चेंज हो जाएगा और साथ में हमारा लेमडा भी चेंज हो जाएगा. तो f1 लेमडा 1 इसको मैं कर देता हूँ. v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 256 इंटू 1.3, 256 इंटू 1.3 एंड लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या है, 2.6 और ये f1. तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 128. सो योर फ्रीक्वेंसी इज़ 128. इसका मतलब ये हुआ जो पहला वाला साउंड था उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 256 थी एंड जो अभी साउंड हमें दूसरा साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 128 होगी.
तो ऑब्वियसली कि ये वाला जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी हमारा ज़्यादा है, जो प्रीवियस साउंड था उसका फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा थी, तो ये साउंड हमें ज़्यादा शार्प सुनाई पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस साउंड। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इसकी श्रिलनेस ज़्यादा होगी पहले साउंड की, एंड बाद वाले साउंड की श्रिलनेस कम होगी। नाउ एक आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से दो वाइब्रेशंस दिखाए गए, एंड एक दूसरा हमारा ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से। इस पार्ट को आप नेगलेक्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ए वाइब्रेशन ए है और ये बी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन है। सो बी ऑब्जेक्ट का एक वाइब्रेशन में पूरा इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड ए ऑब्जेक्ट के इतने डिस्प्लेसमेंट में दो वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लिए। दिस इज़ योर फर्स्ट वाइब्रेशन एंड दिस इज़ योर सेकेंड वाइब्रेशन। ओके, सो नाउ स्टडी द टू साउंड वेव्स एंड कंपेयर दियर एम्पलीट्यूड्स। सो आप देख सकते हैं कि जो ए है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। ओके, नाउ वेवलेंथ की बात करें अगर, सो देख सकते हैं कि ये जो बी है उसका वेवलेंथ हमारा ज़्यादा होगा, बिकॉज एक वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। सो ये हमारा टोटल वन वाइब्रेशन होता है, उसमें इतनी डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ए ने जो एक वाइब्रेशन में, ये हमारा यहाँ पे वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ द ए। वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन द वन वाइब्रेशन। तो ये हमारा ए की लेमडा हो गया, एंड बी का जब लेमडा निकालने जाएंगे तो ये पूरा हमारा आएगा लेमडा बी। सो जब आप कंपेयर करेंगे यू कैन ईजिली गेट द करेक्ट आंसर। सो लेमडा बी हमारा ग्रेटर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34, what do you understand by the free vibration of a body? I have already told you. What does the amplitude of the vibration of continuously decreasing why does okay amplitude क्यों डिक्रीज करता रहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द मीडियम। ये हमारे एम्पलीट्यूड्स का वाइब्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है, उसका उन्होंने रीज़न पूछा है। सो रीज़न आई हैव टोल्ड यू दैट these vibrations decreases due to the resistive force offered by the medium around the vibrating body. The diagram below shows the wire stressed. Okay, name the phenomena when paper rider just vibrates. Okay, stem of two vibrating. ओके, सो फिगर आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसा फिगर बना हुआ है। यहाँ पे एक हमारा डिवाइस है कॉल्ड सोनोमीटर, एंड ये इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमारा एक कोई है जिससे हमारा रूप वाउंड है। ये दो ट्रायंगुलर सेक्शन यहाँ पे मैंने रख दिए हैं इस तरह से। इसके बीच में मैंने एक छोटा सा पेपर कट लगा दिया इस तरह से, कुछ इस तरह का एक पेपर कट लगा हुआ है यहाँ पे, एंड इसको फाइनली मैंने ये पुली की हेल्प से नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे 10 kg मास। तो होगा क्या, यहाँ पे ये 10 kg मास जो है इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक टेंशन फोर्स होगा। सो अभी टेंशन फोर्स होगा, तो जब इस स्ट्रिंग को सपोज करें मैंने हल्का सा नीचे की तरफ फोर्स लगाया एंड लीव कर दिया, मतलब फोर्स हटा लिया, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस होने लगेंगे। ओके, अब हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक हमारा ए है एंड दूसरा बी है। तो हमने क्या करा है, वन बाय वन पहले हम ए को पास में लाए हैं और वुडन बॉक्स में टच कराया है। सो जब हमारा ए को जब हम पास में लाए हैं और इसमें टच कराया है, सो बोला गया है कि ये जो हमारा कागज़ का टुकड़ा था, इट जस्ट फ्लाइज ऑफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो वायर की फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो हमारा सेम हो रही है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होगी तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस से क्या होता है कि इस वायर का एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस पीस ऑफ पेपर जस्ट फ्लाइज ऑफ। जब हम बी की बात करेंगे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, सो बी के साथ क्या होगा कि बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, वो इस वायर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी। ये हमारा वायर है और ये हमारा बी है। सो बी को जब हम वाइब्रेट कराएंगे, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बी डज नॉट मैचेस विद दिस वायर और से थ्रेड और स्ट्रिंग। सो क्या होगा कि अब जब मैच नहीं कर रहे तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। सो रेजोनेंस नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगे। फोर्स वाइब्रेशन का मतलब वाइब्रेशन होंगे बट उनका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये फ्लाई ऑफ कर सके। तो कागज़ का टुकड़ा हमारा सिर्फ
वाइब्रेट करता रहता है इन द केस ऑफ बी, बट जैसे ही हम ए को पास लाते हैं तुरंत फ्लाई ऑफ हो जाता है. सो दिस इज होल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 35. नाउ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सी शोर, एन ऑब्जर्वर. ओके, अब यहाँ पे पूरा डायग्राम मैं थोड़ा सा बना देता हूँ. ये हमारा एक शिप है एंड ये सी है पूरा हमारा, दिस इज सी, और यहाँ पे एक क्लिफ है, कोई टापू टाइप का होगा. एंड यहाँ से एक ऑब्जर्वर, एक हमारा कोई पर्सन बैठा है, उसने एक बुलेट फायर करी है. सो और ये जो हमारा सी शोर है, किनारे पे एक आदमी खड़ा हुआ है. तो यहाँ से जब उसने बुलेट फायर करी तो एक आवाज़ तो डायरेक्ट इस तक पहुँचेगी, दूसरी क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी. सो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसे पहली वॉइस उसे 2 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है, दूसरी 3 सेकंड्स के बाद सुनाई पड़ती है. ओके, एंड स्पीड ऑफ साउंड दिया है 320 है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड द पर्सन ऑन द शोर. तो पहले आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सो इसके लिए तो आपका सीधा फॉर्मूला होगा, ये वॉइस यहाँ से जाएगी एंड सीधे टकराएगी जाके, सीधे मतलब इसे सुनाई पड़ेगी. तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर जो मैं डी एज्यूम कर लूँ, सो डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी आ जाएगा, वी इंटू टी. एंड वी हमारा कितना दिया है 320 प्लस टी, सॉरी इंटू टी. टी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 सेकेंड है. सो 2 मैं यहाँ कर दूंगा. सो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 640 मीटर्स. सो ये जो डायरेक्ट आपकी डिस्टेंस हो गई, ये कितनी हो गई, 640 मीटर. नाउ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप. आपको ये डिस्टेंस निकालनी. ओके, सो ऐसा करते हैं, पहले हम देखेंगे कि अब ये जो साउंड होगा, जो 3 सेकेंड के बाद इसे सुनाई पड़ता है और 3 सेकेंड्स के बाद सुनाई पड़ता है. सो पहले ये साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, इस क्लिफ से स्ट्राइक करेगा एंड फिर रिफ्लेक्ट होकर इस ह्यूमन बीइंग के ईयर तक जाएगा. तो इसका मतलब ये पहले इधर डिस्टेंस जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ. ओके, सो ये डिस्टेंस यहाँ, आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन. ये हमारा सी लेवल है, यहाँ पे हमारा एक शिप है, यहाँ पे हमारी क्लिफ है, एंड यहाँ पे कोई एक एक सी शोर है हमारा, यहाँ पे एक कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच यू. एंड यहाँ से हमारा कोई इस पे शिप पे कोई पर्सन बैठा है, उसने बुलेट फायर करी है. तो एक का तो मैंने ये डिस्टेंस यहाँ से निकाल ली, ये आपका आया है 640 आई है. ना अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अज्यूम कर रहा हूँ. ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है. दिस डिस्टेंस विल बी, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस डिस्टेंस इज x. सो विच मीन्स यहाँ से जो वॉइस जाएगी, पहले ये x चलेगी, फिर यहाँ से x को रिट्रेस करेगी, तो ये डिस्टेंस टोटल क्या हो गया 2x, एंड प्लस 640 और चलेगी, तब जाके आफ्टर 3 सेकेंड बाद उसे सुनाई पड़ेगी. सो इसका मतलब ये हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारा कितना है 320, टाइम हमारा 3 सेकेंड है, एंड डिस्टेंस कितना है 640 प्लस 2x, ये आपका डिस्टेंस है. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 960 आ जाएगा. वी गेट 960 माइनस 640, और ये हमारा क्या है 2x. सो x इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 2 विच मीन्स 160. तो x हमारा कितना आ जाएगा 160. सो विच मीन्स ऑब्जर्वर जो हमारा शिप पे है, सो ऑब्जर्वर जो हमारा शिप पे है उसके लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 160. So this is how we can calculate the required information. Now moving to question number 37, a man playing a flute is able to produce notes of different frequencies. If he closes the hole near his mouth, will the pitch of the sound note produced increases or decreases? Okay, ये हमारा फ्लूट है इस तरह से, नियर इज माउथ. तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे होल्स होते हैं. सो अगर जो वो अपने, और यहाँ पे हमारा जहाँ से हम हमारा माउथ रहता है यहाँ पे, सो अगर जो वो पास वाले होल्स को क्लोज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सारे हमारे ओपन है. सो इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम हमने इंक्रीज़ कर लिया, एंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज़ करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज़. सो
मीन्स अगर जो वो पास के होल को क्लोज करेगा, सो विच मीन्स ही इज़ इंक्रीजिंग, ही और शी इज़ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी increases with the length of air column, so frequency will increase. It is observed that during the march past we hear the bass drum distinctly from the distance as compared to the side of drum. Name the characteristics of sound associated with the above observation. Again, I am leaving question number 38. Now I will come to the question number 39. A pendulum has a frequency of 4 vibration per second. An observer starts the pendulum and fires the gun simultaneously. He hears the echo from the cliff after 6 vibration of the pendulum. Okay, if the velocity of the sound is, then find the distance between cliff. Okay, so vibration frequency कितना दिया है 4. ओके, एंड 6 वाइब्रेशन के बाद उसे सुनाई पड़ता है, तो टाइम हमारा टोटल कितना हो जाएगा 6/4, दैट इज़ 1.5 सेकेंड्स. एंड आपको स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 340, सो 340 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, सो टाइम हमारा आ गया, आई थिंक टाइम आ गया 1.5. अब यहाँ पे हमारी कोई क्लिफ है, यहाँ पे उसने बुलेट फायर करी है, सो साउंड यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा. सो मतलब 2D अपॉन वी, या 2D इज इक्वल्स टू वी इंटू टी कर लेंगे. सो स्पीड हमारा कितना है 340 एंड टाइम आपका कितना है 1.5 अपॉन 2, ये D अपॉन 2 यहाँ रहेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 140 आ जाएगा. 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द result. Now question number 42. Pendulum C and D are suspended from the wire as shown in the figure. Pendulum C made to oscillate by displacing it from its mean position. It is seen that D also starts oscillating. Name the type of oscillation C will execute. Okay, name the type of oscillation C will execute. तो C के वो oscillations हमारे कैसे रहेंगे, since ये हमारा C है इस तरह से, एंड ये छोटा सा पेंडुलम हमारा क्या है D है. सो जब आप C को ऑसिलेट कर एक बार मतलब डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, तो ये हमारे कौन सा फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे, एंड उनका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, विच मीन्स फोर्स या डैम्प्ड वाइब्रेशन. फोर्स और डैम्प्ड बोथ हो जाएंगे. नेम द ऑसिलेशन टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन D विल एग्जीक्यूट. ओके, सो जब C वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा तो D भी वाइब्रेट करेगा. एंड अगेन D का जो वाइब्रेशन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन. इफ़ द लेंथ ऑफ द D is made equal to C, then what difference would you notice in the oscillations of D? अगर जो दोनों की लेंथ हम सेम कर देंगे तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, which means amplitude of the vibrations of D increases. Now fourth part, what is the name of the phenomena when length of D, okay, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. ऐसा क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पहले आ चुका है. सो आई थिंक now question number 40 is clear to you. So with this I am closing this video. 2 questions which I have left, I will tell you with the help of a video, or simply I will एक तो हमारा न्यूमेरिकली ये जो छुटा हुआ है उसको मैं बता दूंगा, बट जस्ट बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला राइट नाउ, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ. और ये जो क्वेश्चन आपका एक है 38, I will discuss both these questions. So with this I am closing this video. Thank you very much.